हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय स्टडी एंड स्टडी क्लासेस। माई सेल्फ सुरेश कुमार। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? चलिए, आज की क्लास हमारा टारगेट बीपीएससी पे। आज का हमारा क्लास ऑप्शनल हिस्ट्री। इसमें हम आधुनिक भारत आज हम आधुनिक भारत के जो भी हमारे महत्वपूर्ण टॉपिक्स है आपके पेपर के लिए उस पर चर्चा करेंगे। ध्यान दें, जब मैंने आप लोगों के लिए वर्ल्ड हिस्ट्री का जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक है उसका क्लासेस अपलोड किया हुआ है, आप उसे देखिए। और मैं आप लोगों से ये भी कहना चाहूँगा कि देखो, जो भी आपके सर्कल में बीपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं उन लोगों को लिंक प्रोवाइड करें ताकि उनको फ़ायदा हो। और इतना ही नहीं, बहुत सारे लोग यहाँ पे जो एक दूसरे का सपोर्ट नहीं करते, वो एक दूसरे का नकल करते हैं। खास करके मैं अपने बारे में बता रहा हूँ, जब मैं क्लासेस आप लोगों को लेता हूँ तो इस क्लास के लिए मुझ पर बहुत सारा दबाव होता है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए काम कर रहा हूँ। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण मायने रखता है। और एक चीज़ और मैं बता दूँ, मैं ये काम नहीं करता कि आप लोगों को कि 2 क्वेश्चन दे दिया या 2 सेलेक्टेड टॉपिक दे दिया और करते रहिए, ये सब नहीं। मैं एक बार में आप लोगों के लिए जो भी टॉपिक उठाता हूँ उसका एक सेलेक्टेड टॉपिक जितना होगा सबका हम एक बार में डिस्कशन करते हैं, और इससे आपकी तैयारी बेहतर होती है। आपके पास एक बार में सब कुछ आता है। तो आज हम आधुनिक भारत के जो भी हमारे महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उस पर चर्चा करेंगे। देखिए, आप लोगों के लिए जो पहला टॉपिक मैंने सेलेक्ट किया है, और मैं जो टॉपिक सेलेक्ट करता हूँ उसके पीछे कई सारे कारण होते हैं और बहुत सोच समझ करके मेरे द्वारा टॉपिक सेलेक्ट किया जाता है। अगर आपने देखा होगा तो आप खुद समझ रहे होंगे, और इसके लिए मुझे काफ़ी मेहनत करना पड़ता है। चलिए, आज का पहला टॉपिक, आधुनिक भारत में सबसे पहला टॉपिक आपके लिए मैंने रखा है उपनिवेशवाद। उपनिवेशवाद, देखिए, उपनिवेशवाद काफी महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। उपनिवेशवाद पे कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे एक तो हमारा इसका उपनिवेशवाद, भारत में उपनिवेशवाद के क्या कारण थे, कि किस तरह से ब्रिटिश सत्ता की स्थापना हुई थी। मैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बात कर रहा हूँ कि किस तरह से उपनिवेशवाद शुरुआत हुआ था और बाद में किस तरह से इसमें जो इसका परिवर्तन हुआ, और बाद में हम देखते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी से क्राउन को सरकार हस्तांतरित हुई थी, और ये प्रक्रिया एक लंबे समय तक चली थी। तो ये उपनिवेशवाद कई चीज को भारत में छोड़ा है। तो इसका सबसे जो हमारा होगा वो है प्रभाव। प्रभाव में देखिए, इसके प्रभाव को लेकर के मुझे लगता है कि यहाँ से एक क्वेश्चन आपका बनेगा। प्रभाव पे देखो, सबसे पहला इसका जो प्रभाव है आपका सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रभाव। एक क्वेश्चन आप लोग इस पे बनाएंगे कि इसका समग्र मतलब, कहने का मतलब कि उपनिवेशवाद क्या है, भारत में उपनिवेशवाद के कारण और इसका समग्र प्रभाव पर आपसे क्वेश्चन बना सकता है। इसके बाद देखिए, इसका एक स्पेशल मैं बता रहा हूं प्रभाव में, एक अलग ही, यहाँ पे आर्थिक मैंने बात किया था, लेकिन यहाँ आर्थिक प्रभाव में खास करके आपको भू राजस्व व्यवस्था, भू राजस्व व्यवस्था को कोट करके क्वेश्चन वो बना सकता है। खास करके आप ध्यान रखिए, जिसे हम जमींदारी, इस्तमरारी या इंग्लिश में एक ही वर्ड है उसके लिए अच्छा है, वो है परमानेंट सेटलमेंट। तो परमानेंट सेटलमेंट खास करके इसलिए मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि बिहार पे
उसका बड़ा इम्पैक्ट रहा है। तो यहाँ पे भू राजस्व व्यवस्था में अगर कोट ही कर दे परमानेंट सेटलमेंट का तो कुछ नहीं कहा जा सकता। वो अच्छी बात है, आप उसे बनाएंगे तो भू राजस्व व्यवस्था पे एक अलग से क्वेश्चन बनाएंगे। यहाँ पे देखिए उसके बाद हमारा एक इसमें एक व्यापक प्रभाव था, जैसे कि पिछले साल क्वेश्चन पूछ दिया है, कृषि का व्यवसायीकरण। कृषि का व्यवसायीकरण, ध्यान दीजिए ये क्वेश्चन आ चुका है 64th में, लेकिन आप इसे सी में लेकर के सॉल्व कर सकते हैं। अभी मैं बात करूंगा कि इसे सी में, अभी मैं प्रभाव पे बता रहा हूं। यहाँ पे हमारा सेक्शन ए में आएगा भू राजस्व व्यवस्था, इसका प्रभाव। और इसके बाद देखिए यहीं पर आप इसका व्यापक प्रभाव एक हमारा शिक्षा पर है, शिक्षा एवं तकनीक। एक क्वेश्चन यहाँ पे आप ये बनाएंगे उपनिवेशवाद में कि हमारा उपनिवेशवाद का चरण। आरसी दत्त साहब ने बड़ा अच्छा ढंग से इसका विवरण किया है। उपनिवेशवाद का चरण, जो 3 चरण में हम बांट करके उपनिवेशवाद, भारतीय उपनिवेशवाद को पढ़ते हैं, उसको आप सॉल्व करेंगे। तो ये अगर उपनिवेशवाद को आप इतना ध्यान में रख करके क्वेश्चन करते हैं तो आपका 100% काम बनता है। देखिए मैं आप लोगों जो मुझे जानते हैं वो जानते होंगे कि मैं आप लोगों के सेलेक्टेड टॉपिक ए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बी इंपॉर्टेंट है और सी जो हमारा लेस इंपॉर्टेंट है, तो ऐसे काम करता हूं मैं। तो ये हमारा ए है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन में बात कर रहा हूं मैं, तो ये आपका ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। उपनिवेशवाद के साथ ही मैं एक टॉपिक आप लोगों के लिए यहाँ पे राष्ट्रवाद। देखिए आधुनिक भारत के इतिहास में से इसी 2 टॉपिक में से आपका एक क्वेश्चन 100% मिल जाएगा। मुझे लग रहा है कि उपनिवेशवाद और राष्ट्रवाद में से एक क्वेश्चन होगा। राष्ट्रवाद, देखिए राष्ट्रवाद का जैसा कि 64वीं मेंस में आपने जीएस में क्वेश्चन देखा होगा, वहां इवोल्यूशन ऑफ नेशनलिज्म था। तो उसका इवोल्यूशन में आपका मतलब है कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा कि उसके उद्भव, कि किस तरह से राष्ट्रवाद का उद्भव हुआ, इवोल्यूशन हुआ यहाँ पे, कि कैसे हम प्रोटो नेशनलिज्म, फिर हम या ऐसे समझिए कि टेरिटोरियल नेशनलिज्म, प्रोटो नेशनलिज्म और फिर नेशनलिज्म फेज कैसे आता है, उद्भव। और उद्भव एवं विकास इसी में लिख लीजिए। और इसके लिए सहायक कारक, बहुत से सहायक कारक है। तो सहायक कारक, इसके बाद देखिए राष्ट्रवाद पे आपका जैसे प्रभाव पूछ सकता है कि बाहरी से किस तरह से हम, तो ये यहाँ सहायक कारक में आ जाएगा, इस पे किस तरह से भारतीय राष्ट्रवाद पर प्रभाव पड़ा। इसमें इसका लास्ट में आप छोटा सा परिणाम को भी कोट कर लेंगे। तो ये राष्ट्रवाद का हमारा एक टॉपिक बनेगा मोस्ट इंपोर्टेंट में। मोस्ट इंपोर्टेंट में देखिए यहीं पे प्रभाव में मैंने यहाँ पे आपका आर्थिक प्रभाव करा है, लेकिन एक अलग टॉपिक ही मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे बना दूं जिसपे पूरा पूरा क्वेश्चन बनता है, और वो है आपका संपत्ति का पलायन। ये भी उपनिवेशवाद का महत्वपूर्ण प्रभाव है, संपत्ति का पलायन। आप ये हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है। इस पे बहुत सारे लोगों का अपना अपना स्टेटमेंट है, तो इस स्टेटमेंट के आधार पे आप सिद्ध करेंगे कि किस तरह से। बहुत अच्छा, मुझको तो सब्यसाची भट्टाचार्य साहब का एक स्टेटमेंट बड़ा अच्छा लगा था। उन्होंने लिखा था कि मछली के तेल में ही मछली को फ्राई करना। तो बहुत अच्छा स्टेटमेंट है। जब मैं इसको पढ़ाऊंगा आप ध्यान दें कि मैं आप लोगों के लिए जो बीपीएससी 66 मेंस में ऑप्शनल हिस्ट्री है जिनका, उन लोगों के लिए एक प्रॉपर ऑनलाइन बैच चलाने जा रहा हूं।
ऑनलाइन क्लास होगा ये, और आपको एकदम जैसे आप समझेंगे कि क्लासरूम में पढ़ रहे हैं, जैसे मैं अभी आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, बोर्ड पे लिख रहा हूँ, ऐसे ही आप लोग देखेंगे बोर्ड पे पढ़ाते हुए। दूसरा, आप साथ के साथ अपना क्वेश्चंस, अपनी समस्या, अपना प्रॉब्लम या डाउट भी हमें मैसेज करेंगे, साथ के साथ मैं देखता रहूंगा वो, और उसी समय चर्चा कर दी जाएगी। फिर आपका वो वीडियो लिंक के साथ प्रोवाइड होगा और जब मर्जी होगा तब आप देख सकते हैं। तो काफी एक प्रॉपर वे में मैं ऑनलाइन क्लासेस शुरू करने जा रहा हूं। तो अगर कोई चाहे तो इसके लिए आप हमें 8368196379 पे कॉल करेंगे। और ये बैच 2 डेट है हमारा, या तो 1 जुलाई से शुरू हो जाएगा या 7 जुलाई से शुरू हो जाएगा। इसका कारण है कि मैं कुछ स्टूडेंट का इंतजार कर रहा हूँ। काफी स्टूडेंट इस क्लास में ज्वाइन ले चुके हैं और मैं चाहता हूँ कि जब मेहनत कर ही रहे हैं तो थोड़ा सा मेजोरिटी में जाए। तो आप ध्यान रखें, अगर चाहे तो आप जुड़ सकते हैं, काफी फायदा होगा। जो टॉपिक यहाँ पे समझा रहा हूँ मैं, वो सारे के सारे आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। अच्छी तरह से आपको एक क्लास नोट अवेलेबल करवाया जाएगा और आप समझेंगे कि बिल्कुल एक क्लासरूम पैटर्न पे हम पढ़ रहे हैं। तो ये हमारा तीसरा था संपत्ति का प्लान। मोस्ट इंपॉर्टेंट में मैंने आप लोगों के लिए एक रखा है 1857 की क्रांति। देखिए 1857 की क्रांति में लगातार हमने देखा कि नेचर पे क्वेश्चन बना है, नेचर पे लगातार क्वेश्चन पूछा है। लेकिन मैं आप लोगों के लिए मोस्ट प्रायोरिटी में यहाँ पे इसका बता रहा हूँ कि यहाँ बिहार में किस तरह से या पूरे भारत में संदर्भ में हम बात करेंगे इसके उदय 1857 की क्रांति का क्या कारण था और इसका परिणाम क्या हुआ और इसमें बिहार की भूमिका, ध्यान दीजिए। नेचर को मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है क्योंकि मैं अभी मोस्ट इंपोर्टेंट की बात कर रहा हूँ और नेचर को इस बार मैंने इंपोर्टेंट सेक्शन में रखा है क्योंकि लगातार मैंने देखा कि वहां पे पूछा गया है, इसलिए मैं नेचर यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, उसको उधर लिखूंगा। इसके बाद देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट में आप लोग 100% करके जाइए धर्म सुधार आंदोलन। या तो आपको यहाँ पे जैसे पुनर्जागरण कोट करके भारतीय पुनर्जागरण कोट करके पूछ सकता है, या यहाँ पे राजा राम मोहन राय को कोट करके भी पूछ सकता है। तो धर्म सुधार आंदोलन ये आपके मोस्ट प्रायोरिटी में है। इसके बाद देखिए मैंने यहाँ पे मोस्ट प्रायोरिटी में रखा है आप लोगों के लिए, मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ रहे होंगे और इसी तरह से आप लोग अपना सेलेक्टिव होंगे अब, क्योंकि टाइम नहीं है। और ध्यान दे, बहकावा में ना पड़े। और बहुत सारे लोग आजकल चलाते हैं कि 60 दिन में 60 टॉपिक या फिर जो भी है, मैं उस पर नहीं जाना चाह रहा। लेकिन याद रहे कि अगर हम 60 दिन में 60 टॉपिक के चक्कर में रहेंगे तो पेपर के समय तक हम टॉपिक ही चूज करते रहेंगे। नहीं, मैंने आपको सेलेक्टिव टॉपिक दिया है। आपको मैं बता दूं, बहुत सारे लोग आलोचना करते हैं, मैंने बहुत सारी धमकियां भी सुनी, लेकिन फिर भी मैं अब आप लोगों को प्रॉपर अपना एक सेटअप व्यवस्था करके दूंगा। वहां पे मुझे कोई टेंशन नहीं है। और जो लोग आलोचना करते हैं वही लोग चीटिंग भी करते हैं, ये मुझे भी पता है। अब यहाँ पे देखिए धर्म सुधार आंदोलन के बाद आप यहाँ पे रखेंगे प्रायोरिटी फर्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट में, यह है वामपंथ का उदय। वामपंथ देखिए, वामपंथ में इसका क्या उदय का क्या कारण रहा, मतलब राष्ट्रीय आंदोलन में अगर हम देखें नेशनलिज्म में, नेशनलिज्म की कई विचारधारा है, उसमें एक वामपंथी आंदोलन, खास करके हम 1925 से इसकी शुरुआत देखते हैं भारत में। आप ऐसे समझिए कि 1920 के दशक से काफी इसका रुझान देखने को मिलता है। तो आखिर इसका क्या कारण था, फिर आगे हम देखेंगे कि किस तरह से वामपंथियों का कांग्रेस से कैसे विवाद होता है और किस तरह से लोग एक अलग रास्ता में, हालांकि दोनों का मोटिव है, नेशनलिज्म में दोनों का योगदान है, लेकिन विचारधारा का टकराव क्या है। और वहां पे आप ये भी देखेंगे कि किस तरह से
किसान का झुकाव बाद में हम देखते हैं वामपंथ की ओर होने लगा। तो आप थोड़ा सा डिटेल में पढ़िए और तब आंसर लिखने में मजा आएगा, क्योंकि बिहार बड़ा स्मार्ट क्वेश्चन बनाने लगा है। यहाँ उद्भव के कारण उनकी विचारधारा क्या था नेशनलिज्म को लेकर के, और इसका राष्ट्रीय आंदोलन पे क्या प्रभाव पड़ा, क्या प्रभाव रहा। आप वामपंथ को लेकर के काम करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट में आप लोगों को एक मैंने रखा है भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन प्लस इसमें बिहार की भूमिका। देखिए क्वेश्चन में बिहार की भूमिका लिखा रहे या न लिखा रहे, आप लोगों को मैं एक बहुत ही सटीक बात बता रहा हूं कि आप लोग अपने नॉलेज को बढ़ाइए कि हर एक क्वेश्चन में हम कैसे बिहार को इंक्लूड कर सकते हैं। और हम उम्मीद कर सकते हैं आपसे कि जितने भी टॉपिक है वहां आप कुछ भारत के से तो आप लिखेंगे ही लिखेंगे संपूर्ण समग्रता से, लेकिन बिहार को भी आप कोट करके लिखें तो आपका स्कोर अच्छा होगा। तो ये हमारा था मोस्ट इंपोर्टेंट में। मोस्ट इंपोर्टेंट में आप लोगों को मैंने क्या कह दिया, राष्ट्रवाद, उद्भव, विकास, इसका कारण और परिणाम, उपनिवेशवाद, उपनिवेशवाद में हमने चरण देखा, इसका प्रभाव देखा, प्रभाव पे हमने शिक्षा, संस्कृति, आर्थिक, राजनीतिक प्रभाव देखा, कृषि का व्यवसायीकरण मैंने बोला इसको हम सी में रखेंगे, इसके बाद शिक्षा पे देखा, और हमने उपनिवेशवाद के चरण देखे। 1857 की क्रांति के कारण, परिणाम और बिहार की भूमिका, मैंने बोला नेचर को हम बी में रखेंगे या सी में रखेंगे। इसके बाद धर्म सुधार आंदोलन, वामपंथ का उदय और भारत छोड़ो आंदोलन, ये आपके मोस्ट प्रायोरिटी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब हम आते हैं बी में, जहां पे हमारा इंपॉर्टेंट सेक्शन होगा। ये भी हमारा इंपॉर्टेंट सेक्शन होगा, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रायोरिटी बी इंपॉर्टेंट सेक्शन के लिए बी। सबसे पहले मैंने दिया है क्वेश्चन प्रायोरिटी बी में कि मोस्ट इंपॉर्टेंट में हमारा है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना का कारण। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, यहाँ पे इसके कारण क्या था, किस तरह से एक विकेंद्रीकृत भारत है और किस तरह से एक सेंट्रलाइज व्यवस्था कमजोर हो रही थी और किस तरह से छिटपुट शक्तियों के कारण, कई सारे इसके कारण हैं, डिटेल में आप देखें क्लास में। तो उसके कारण और इसका परिणाम, स्थापना के कारण और परिणाम, खास करके आपसे इसके परिणाम पे जोड़ करके कोड करके क्वेश्चन पूछेगा, खास करके कि भारत के जो उद्योग धंधे थे, खासकर हमारे हमारा जो कुटीर उद्योग, जिसे हम हस्तकरघा उद्योग कहते हैं, हैंडीक्राफ्ट, तो इसका किस तरह से प्रभावित किया और किस तरह से जो क्राफ्ट्समैन थे या जो वर्कर्स थे वो किस तरह से बेगार में बदलता चला गया और किस तरह से उनका पतन हुआ और किस तरह से जो एक कारीगर थे वो मजदूर बनकर के रह गए। तो ये हमारा प्रभाव है यहाँ पे, बहुत महत्वपूर्ण कारण। तो इसमें जोड़ सकता है वो, खास करके परिणाम में भारत के उद्योग धंधों पे इसका क्या प्रभाव पड़ा, वो कुटीर उद्योग को लेकर के, या हम सीधा मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे उद्योग, आप समझ गए होंगे इतना मैंने बात किया। तो उद्योगों पे इसका क्या प्रभाव पड़ा, किस तरह से सामाजिक जो औद्योगिक घराने थे या जो हस्तकरघा उद्योग थे वहां के वर्कर्स किस तरह से, कहाँ उनका पतन हो गया और किस तरह से वो एक मजदूर बनकर के रह गए। एक व्यापक परिवर्तन था देश में। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के स्थापना के कारण और परिणाम पे आप फोकस करेंगे बी में। दूसरा देखिए, ये क्वेश्चन कई बार बिहार ने पूछा है, सीधा सीधा बक्सर युद्ध। बक्सर युद्ध एक निर्णायक युद्ध था, इसके कारण या इसके निर्णायक युद्ध पूछ करके इसके कारण पूछेगा और बाद में पूछ सकता है इसका परिणाम। इस पे बड़ा अच्छा स्टेटमेंट बना सकता है कि बक्सर युद्ध पूर्व में एक तरह से युद्ध होने से पहले ही निश्चित हो गया था कि जीत किसकी होगी। तो ऐसे भी क्वेश्चन बना सकता है और इसके क्या कारण थे। तो आपने बड़ा अच्छा ढंग से, उम्मीद करता हूं कि आपने पढ़ा होगा।
तो यहाँ पे बक्सर युद्ध को भी आप चलें। देखिए उपनिवेशवाद के परिणाम में इंपॉर्टेंट सेक्शन में भी मैंने एक कई क्वेश्चंस है, जिसमें एक मैंने रखा है इंडेंचर पद्धति। इंडेंचर पद्धति का मतलब हमारा ठीका प्रणाली जो था। देखिए ठीका प्रणाली में खास करके आपका जैसे हम देखते हैं कि बिहार का क्षेत्र है या पूर्वी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है, यहां से क्वेश्चन था बिहार के मजदूरों को कोट करके आप इसके लिए 64th मेंस का जीएस पेपर फर्स्ट का क्वेश्चन देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो वहां पे जो क्वेश्चन था इंडेंचर को लेकर के, तो उम्मीद करता हूं कि इस तरह के क्वेश्चन वो मेंस में पूछ सकता है। इसके बाद देखिए मैंने इसी सेक्शन में आप लोगों के लिए रखा है, आपने वहां भारत छोड़ो आंदोलन देखा, यहाँ पे गांधी, मैंने गांधी को प्रायोरिटी सेकंड में बी में रखा है, लेकिन हमारा इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये। गांधी पे देखिए क्वेश्चंस कैसे बनेगा। एक तो इनका राष्ट्रीय आंदोलन में भूमिका, पूरा का पूरा इनका भूमिका पूछ सकता है। दूसरा, गांधी पर एक बहुत मजेदार क्वेश्चन बनता है, और मुझे लग रहा है कि इस तरह के क्वेश्चन, जिस तरह से बिहार स्मार्ट बन रहा है, तो ऐसा क्वेश्चन पूछना चाहिए कि क्या गांधी अवसरवादी थे। अवसरवादिता, गांधी के अवसरवाद, कि गांधी अवसरवादी थे या नहीं थे, इसको बिपिन चंद्रा जी ने बहुत अच्छा ढंग से लिखा है। तो गांधी अवसरवादी थे, या फिर उनकी जो राष्ट्रीय आंदोलन की रणनीति थी एक सोची समझी चाल थी, या वो गांधी जी देश की परिस्थितियों से परिचित थे। ये बहुत महत्वपूर्ण स्टेटमेंट के तौर पे क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। अब देखिए एक बी में मैंने रखा है स्वदेशी आंदोलन। खास करके मैं बात कर रहा हूं बंग भंग के बाद जो बंगाल विभाजन हुआ था, उसके बाद स्वदेशी आंदोलन एक निर्णायक भूमिका में उभर करके आया था। उसके बाद देखिए, उसके बाद जो एक मेजर चीज था हमारे लिए, वहां था जिसे हम कहते हैं क्रांतिकारी या उग्रपंथी। आप इसे क्रांतिकारी या कई लोग इसे उग्रपंथी के रूप में भी मानते हैं। आंदोलनकारियों की भूमिका, इनकी भूमिका और उद्देश्य, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो मॉडरेट से, इनकी विचारधारा किस तरह से भिन्न थी। मतलब जो उदारवादी थे उनकी विचारधारा और स्वदेशी आंदोलन में जो क्रांतिकारी या उग्रपंथी थे उनकी विचारधारा में क्या अंतर था, क्या इनका उद्देश्य था। तो आप इसी जगह पे एक मॉडरेट वर्सेस एक्सट्रीमिस्ट, मतलब उदारवादी वर्सेस उग्रपंथी पर भी एक नोट बना लेंगे, इसके विचारधारा और टकराव को लेकर के स्वदेशी के साथ आप कॉन्फिडेंस में रहेंगे। इसके बाद आपका यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट में मैंने लिखा है भारत का विभाजन। भारत का विभाजन, इस पे क्वेश्चन बनाएगा, क्या विभाजन टाला नहीं जा सकता था, या फिर पूछेगा कि भारत का विभाजन एक निर्णायक घटना थी या फिर असंभावी, जिसे हम कहते हैं कि होना ही था, जिसे टाला नहीं जा सकता था। तो भारत के विभाजन की क्या कारण रहा, क्या परिस्थितियां बनी उस समय की, और क्यों विभाजन हुआ, उस पर क्वेश्चन बना सकता है ये। तो ये था आपका इम्पोर्टेंट सेक्शन बी का। अब चलिए हम सी में, जो हमारा कुछ ऐसे सेक्शन है जिसे हम करके रखें, शॉर्ट नोट बना के रखें, नॉलेज बना के रखें अपना, ताकि अगर क्वेश्चन उलझाता है और हमें यहाँ से क्वेश्चन नहीं मिला तो वहां से क्वेश्चन मिलेगा। और देखिए जब आपकी तैयारी अच्छी होती है
नॉलेज आपका अच्छा होता है तब आप कॉन्फिडेंस में होते हैं, नहीं तो स्थिति खराब होती नजर आती है। तो ऐसा नहीं करना है। अब हम देख रहे हैं कि सी में जो हमारा सी सेक्शन है, सी सेक्शन में सबसे पहले मैंने रखा है चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह का सबसे पहला कि क्या कारण था इसका, और जो सबसे महत्वपूर्ण होता है यहाँ पे, मोस्ट इंपोर्टेंट होता है कि चंपारण सत्याग्रह राष्ट्रीय आंदोलन के एक निर्णायक मोड़ था, यानी कि इसका परिणाम और हमारे लिए प्रभाव, ये दोनों परिणाम और प्रभाव। परिणाम और प्रभाव ये मोस्ट है आपके लिए कि ये काफी महत्वपूर्ण है। परिणाम देखो कि चंपारण सत्याग्रह का क्या परिणाम हुआ इसका, और दूसरा है इम्पैक्ट की क्या प्रभाव पड़ा इसका। तो प्रभाव को लेकर के कि क्या चंपारण सत्याग्रह, जैसे आपने 64th मेंस में जीएस पेपर में क्वेश्चन देखा, तो एक निर्णायक मोड़ था, राष्ट्रीय आंदोलन का एक निर्णायक मोड़ था, तो आपके मेंस में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो प्रभाव पे भी आप लोग काम करेंगे, फोकस करेंगे कि किस तरह से चंपारण सत्याग्रह एक नेशनलिज्म का स्कूल था और किस तरह से यहाँ से एक विचारधारा का शुरुआत हुआ, उसने कृषक आंदोलन को प्रभावित किया और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट यहाँ से निकले थे जो बाद में नेशनलिज्म के लिए या राष्ट्रवादी आंदोलन का एक आधारभूत स्तंभ बना था। और आपने देखा कि देश का पहला जो प्रेसिडेंट बन रहे हैं, राष्ट्रपति बन रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं इसी स्कूल का स्टूडेंट रहा है। तो ये काफी महत्वपूर्ण है हमारे लिए चंपारण सत्याग्रह का। अब फिर भी इसे मैंने सी में रखा है, कोई बात नहीं, आप इसमें नोट बनाएंगे। नेक्स्ट मैंने जैसे बोला कि 1857 की क्रांति, कारण और परिणाम को मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट में रखा है। यहाँ स्वरूप लगातार क्वेश्चन पूछा है और मुझे नहीं लग रहा है कि इस बार भी स्वरूप पे ही क्वेश्चन पूछेगा, तो इसीलिए मैंने इसको सी में रखा है कि स्वरूप किस तरह, क्या ये म्यूटिनी था, मतलब सैनिक विद्रोह मात्र था, या भारत के स्वतंत्रता संग्राम का पहला अध्याय है ये। तो इस पे कई सारे डिबेट है हमारा, तो काफी महत्वपूर्ण है और देखता हूँ कि बीपीएससी ने इसको लगातार प्रायोरिटी दी है, लेकिन इस बार मैंने इसको सी में रख दिया है। इसके बाद देखिए जनजातीय आंदोलन। जनजातीय आंदोलन, एक तो जनजातीय आंदोलन की कैरेक्टरिस्टिक, मतलब इसके चरित्र, आप कहिए चरित्र किस तरह के इसके कैरेक्टरिस्टिक था। दूसरा, यहाँ पे जनजातीय आंदोलन के कारण परिणाम, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ सकता है, या फिर आपसे कोट करके दो में से कोई पूछ सकता है, चाहे वो संथाल विद्रोह हो या मुंडा आंदोलन हो। तो ध्यान दें, ये आप जीएस पेपर फर्स्ट, जहां हिस्ट्री का सेक्शन है, वहां पे भी काम करते हैं, और यहाँ पे मैंने जनजातीय आंदोलन को रखा है, ये आपके मॉडर्न इंडिया का एक महत्वपूर्ण पार्ट है। इसके बाद मैंने गांधी का सी सेक्शन में गांधी का राष्ट्रवादी आंदोलन में दो तीन पोर्शन आप लोगों के लिए यहाँ पे निर्धारित किया है, जिसमें सबसे पहला है असहयोग आंदोलन, इसमें बिहार की भूमिका। दूसरा है नमक सत्याग्रह, प्लस बिहार की भूमिका। और तीसरा मैंने यहाँ पे जैसे व्यक्तिगत सत्याग्रह को छोटा नोट बना लेंगे आप लोग। ध्यान दे, एक मैंने आप लोगों के लिए अलग से खास करके गांधी के साथ कोट करके पूछेगा कि इंडियन नेशनलिज्म में या गांधीवादी राष्ट्रवाद का जब सूत्रपात हुआ था, तो इसमें बिहार की महिलाओं का योगदान,
बिहार की महिलाओं का योगदान, ये भी आप पढ़ेंगे, इसको भी नहीं छोड़ेंगे आप। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इतना टॉपिक अगर सिलेक्टेड करके जा रहे हैं कि इस तरह से हमें मोस्ट इम्पोर्टेंट और लेस इम्पोर्टेंट कहे या फिर अदर, इसको लेस इम्पोर्टेंट मत कहिए, ये हमारा जो सी पार्ट है ये अदर है। अगर इतना टॉपिक करके जाते हैं तो आप वेल कॉन्फिडेंस में रहेंगे, और कॉन्फिडेंस जब रहता है तब हम बहुत अच्छी तरह से आंसर लिखते हैं। आप जितने टॉपिक देखे हैं सबका मैंने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में अवेलेबल करवा दिया है, और ऑनलाइन क्लासेज होगी। और ध्यान दें, ये 65वीं के लिए तो नहीं हो पाएगा, लेकिन 66वीं बीपीएससी के लिए एक विशद रूप से संयोजित एक निश्चित समय पे वेल कॉन्फिडेंस के साथ आपको क्लास प्रोवाइड किया जाएगा। आप पहले जुड़े, अच्छा लगे तो पढ़े, नहीं अच्छा लगे तो कोई बात नहीं है। और आप भी जुड़े, अपने साथ अपने लोगों को भी जुड़े, कांटेक्ट करेंगे हमें 8368196379 पे। जितने टॉपिक आपने देखे हैं सबका मैं आंसर के साथ यहाँ पे इसी फॉर्म में, जिस फॉर्म में अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, इसी फॉर्म में आप लोगों को क्लास अवेलेबल करवाया जाएगा। थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू वॉचिंग फॉर मी।